बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर एमएससी प्रीवियस के लिए है। तो इसमें आज ऑपरेशनल एम्पलीफायर की एक एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इंटीग्रेटर के तौर पर किस तरह काम करता है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इंटीग्रेटर, इसमें ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जिस तरह के आपके सामने है। इसमें हम जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उसको ग्राउंड का देते हैं और इन्वर्टिंग टर्मिनल को थ्रू रेजिस्टेंस इनपुट देते हैं। और यहाँ सोचने की बात, देखने की बात ये है कि इसका जो आउटपुट रेजिस्टर कंपोनेंट हैं वो बजाय इसके कि हम रेजिस्टर लगाएं, हम ये कैपेसिटर लगाते हैं। यहाँ ये वेरी हाई रेजिस्टेंस इसके साथ अटैच की जाती है, इसके पैरेलल, कैपेसिटर के पैरेलल, जो कि आमतौर पर सर्किट में शो नहीं की जाती, ताकि इसकी जो गेन है उसको लिमिटेड किया जा सके। अदरवाइज क्या होगा, इसकी गेन जो है वहाँ लिमिटेड हो सकती है। इसलिए यहाँ वेरी हाई रेजिस्टेंस जो है इसके पैरेलल, कैपेसिटर के पैरेलल जो है वो अटैच की जाती है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर एज इंटीग्रेटर जो काम करता है उसमें की जो रोल है वो इसी कैपेसिटर का है। हम अब ये देखना चाहते हैं कि कैपेसिटर चार्ज किस तरह होता है। तो मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो मेरे पास C के बराबर है। हम इसको अटैच कर देते हैं एक बैटरी के साथ थ्रू रेजिस्टर। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि ये जो बैटरी है ये पहले जो हमारा कैपेसिटर है इसकी प्लेट्स ज़ाहिर न्यूट्रल होंगी, इसके ऊपर कोई किसी किस्म का चार्ज नहीं होगा। तो ये बैटरी क्या करती है, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज खींच के इस प्लेट को देना शुरू कर देती है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि इस ऊपर वाली प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट होना शुरू हो जाता है और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज जो है वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ एक लम्हे के लिए जब तक कि कैपेसिटर चार्ज नहीं होता, इसमें करंट जो है कन्वेंशनल करंट इस तरह फ्लो होता है, इस तरह, जिसके नतीजे के तौर पर ये जो हमारा कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाता है। लेकिन जब इस तरह कांस्टेंट वोल्टेज से कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो ये जो करंट होता है ये कांस्टेंट नहीं रहता है। यानी कि करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली, ये इस तरह इनिशियली करंट बहुत ज़्यादा होता है, जिस पर जब ये कैपेसिटर जो है वो यानी कि एम्प्टी होता है, उसके उस ऊपर प्लेट्स के ऊपर किसी किस्म का चार्ज नहीं होता। लेकिन टाइम के गुजरने के साथ साथ करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है, ऐसे डिक्रीज होती जाती है। यानी कि इसका जो कैपेसिटर है उसका जो करंट है वो इस तरह डिक्रीज होता जाता है। यानी कि इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस तरह इनिशियली बहुत ज़्यादा होगा और उसके बाद टाइम के गुजरने के साथ साथ इसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। इसको समझने के लिए सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास ये एक कंटेनर है और ये दूसरा कंटेनर है, इसका लेवल बिलफर्ज, ये रिजर्वायर है, पानी का रिजर्वायर है बिलफर्ज, इसका लेवल जो है डिक्रीज नहीं हो रहा। तो अगर इसको इस पाइप के साथ अटैच किया जाए और इसको हम ओपन कर दें, अगर ये वाल्व जो है इसको ओपन कर दिया जाए तो डेफिनेटली इनिशियली क्या होगा कि इसमें वाटर फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा होगी और उसके साथ साथ क्या होगा कि इसका लेवल जो है पानी का इंक्रीज होता जाएगा और ये फ्लो जो है, वाटर करंट जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। अब जब इस कंटेनर में भी पानी का लेवल जो इसके बराबर आ जाएगा तो ये हमारी जो वाटर की फ्लो है वो रुक जाएगी। ये बात आपको पता ही होगा कि वाटर करंट का मतलब पानी का फ्लो ज़्यादा होगा, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ, सॉरी, यानी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ अमाउंट ऑफ वाटर,
यानी कि यहाँ से इधर जो पानी जा रहा है उसकी अमाउंट पर यूनिट टाइम इधर कितना एंटर हो रही है। तो डेफिनेटली ये वाटर करंट जो है इनिशियली बहुत ज़्यादा होगा, ज़्यादा तेज़ी के साथ फ्लो करेगा, और फिर इसकी फ्लो जो है वो कंपैरेटिवली कम होती जाएगी, और साथ साथ इसका जो लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो ये उस वक्त की बात है जब हमने इसका लेवल जो है वो कांस्टेंट रखा है, यानी कि इस कंटेनर के अंदर या इस रिजर्वायर का जो वाटर लेवल है वो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और इधर इसमें फ्लो जो है पानी का वो जाहिर है पहले ज़्यादा होगा और बाद में कम होगा। लेकिन अगर हम किसी तरीके से ये वोल्टेज जो है इसको इंक्रीज करते जाते हैं, और इस तरह इंक्रीज करते जाते हैं कि इसका जो वाटर करंट है वो कांस्टेंट रहे, तो डेफिनेटली क्या होगा, यानी कि इसकी वोल्टेज को, या ऐसे समझ लें कि ये जो वोल्टेज है इसको हम इंक्रीज करते जाते हैं। इंटरप्शन की माजरत। अब ये देखिए कि हम यहाँ से इसके अंदर से मुस्तकिल यानी कि करंट की वैल्यू एक जैसी कांस्टेंट रखना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, इसका लेवल अगर यहाँ कांस्टेंट है तो इस लेवल को, यानी कि ये जो कंटेनर है इसको शायद हम नीचे लेते जाते हैं, यानी कि डाउन करते जाते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है कि इसका लेवल नीचे होता जाता है, तो ये पानी का लेवल जो है यानी कि वो बरकरार रहेगा। या ऐसे समझ लें कि हम ये लेवल अगर नीचे लाते जाते हैं किसी भी तरीके से, ये कंटेनर नीचे लाते जाते हैं, तो ये पानी जो इसमें फ्लो हो रहा है उसकी जो फ्लो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ ये बात किस तरह हासिल की जाती है, यानी कि हम ये जो कैपेसिटर है इसके थ्रू करंट की वैल्यू कांस्टेंट रखते हैं। यानी कि किस तरह कांस्टेंट रखा जा सकता है, ये ज़रा यहाँ समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये देखें, ये हमारा जो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इसमें आपको पता है कि अगर ये एक टर्मिनल जो है इसका ग्राउंडेड हो, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि दूसरा जो टर्मिनल है वो भी ग्राउंडेड है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो अगर ये जीरो पोटेंशियल पे है, जीरो वोल्ट पे है, इसका मतलब ये है कि ये भी जीरो वोल्ट पे है, क्योंकि इनके दरमियान पोटेंशियल का डिफरेंस जो है वो बहुत कम होता है, यानी कि नेग्लिजिबल स्मॉल। इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस बहुत स्मॉल होता है, इसलिए हम कहते हैं कि जो पोटेंशियल यहाँ पे है वही पोटेंशियल यहाँ पे है। अब ये जो हमारा कैपेसिटर है इसके थ्रू ये जो करंट है ये कांस्टेंट रहता है। ये कैसे कांस्टेंट रहता है अभी हम देख लेते हैं। पहले थोड़ा सा ये कैपेसिटर के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जिस तरह हम ये कह रहे थे कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में आईसी, यानी कि जब ये कैपेसिटर जो है वो चार्ज होता है, तो आईसी किसके बराबर होगा, डेल्टा क्यू सी ओवर डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू सी चार्ज जो है किसी भी कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर कलेक्ट होता है। तो आई जो है आपको पता है कि डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी के बराबर होगा, यानी कि रेट अपना चार्ज पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। आई सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू सी ओवर डेल्टा टी आ जाएगा, या हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू सी इज इक्वल टू आई सी डेल्टा टी। अब इसी तरह ये जो हमारा कैपेसिटर होता है इसके ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्ज कलेक्ट होता है दोनों प्लेट्स के ऊपर, उसकी वजह से इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होता है। यानी मिसाल के तौर पर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर आया है, तो ये प्लेट हायर पोटेंशियल पे जाना शुरू हो जाती है और इसका पोटेंशियल लोअर हो जाता है। पोटेंशियल का डिफरेंस दोनों प्लेट्स का ये डिवेल्प होता है, और ये डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ चार्ज जो है यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुई है। इसलिए आमतौर पर हम कहते हैं कि डेल्टा क्यू जो होता है, डेल्टा क्यू सी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी सी, या हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू सी इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा वी सी। ये सी क्या है, सी बेसिकली कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि हमारा जो कैपेसिटर है उसके चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत कितनी है। और ये डेल्टा क्यू सी सी डेल्टा वी के बराबर हो गया।
अब इधर हम देखें कि डेल्टा क्यू सी जो है वो बेसिकली आई सी डेल्टा टी के बराबर है, आई सी डेल्टा टी। तो इसकी जगह डेल्टा क्यू सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, आई सी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी डेल्टा वी सी आ गया, या वी सी, ये देखें डेल्टा वी सी किसके बराबर हो जाएगा, आई सी ओवर सी डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को अगर देखें तो ये इक्वेशन बनती है स्ट्रेट लाइन की, और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ y जो है वो डेल्टा v के बराबर है, और ये स्लोप है m, और डेल्टा t जो है वो x है, और यहाँ c जो कांस्टेंट है वो b अपना 0 के बराबर है। तो बहरहाल इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनती है। इसमें ये y एक्सिस के अलान vc डेल्टा vc और x एक्सिस के अलान डेल्टा t, यानी कि डेल्टा vc और डेल्टा t ये इसके कोऑर्डिनेट बनते हैं। अब यहाँ देखें डेल्टा vc और डेल्टा t इज इक्वल टू आई सी ओवर सी आ गया, लेकिन यहाँ का vc किसके बराबर, यानी कि ये जो कैपेसिटर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज वो vc होगी। अब vc ये कैपेसिटर का ये जो टर्मिनल है ये जीरो पोटेंशियल पे है, और ये टर्मिनल जो है वो v नॉट के ऊपर है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा बेसिकली वही आउटपुट होगी, यानी कि वी आउट उसके बराबर, क्योंकि ये टर्मिनल जीरो पोटेंशियल पे है, ये वी नॉट पोटेंशियल पे है, तो इनका पोटेंशियल का डिफरेंस जो इसके अक्रॉस आता है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस वी के बराबर आया है। इसका मतलब कि वी सी जो है वो वी आउट के बराबर है। और इसी तरह ये देखें यहाँ जो है करंट इधर जा रहा है, और ये करंट आई सी कैपेसिटर में से जो फ्लो हो रहा है, तो इस पॉइंट के ऊपर आप किरचॉफ करंट रूल लगाएं तो डेफिनेटली आपको पता है कि ये जो हमारे दोनों इनपुट्स होती हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर की, उसके थ्रू करंट ना होने के बराबर फ्लो होता है, जिसको हम आमतौर पर इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो करंट जो यहाँ इस रेजिस्टेंस यानी कि आर इन से गुजर रहा है, जिसको हम आई इन कहते हैं, उतना ही करंट एक्चुअली ये कैपेसिटर से गुजर रहा है आई सी के बराबर हो गया। इसका मतलब यह है कि आई सी जो होगा वो आई इन के बराबर होगा, लेकिन आई इन किसके बराबर है, ये देखिए ये हमारे पास रेजिस्टेंस है आर इन, इसका एक टर्मिनल जीरो पोटेंशियल पे है और एक टर्मिनल जो है वो वी इन के ऊपर है। इसका मतलब ये होगा कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वो वी इन के बराबर होगा। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है आई इन वो वी इन और आर इन के बराबर होगा। तो ये आई इन जो है उसकी जगह आई सी की जगह आई इन पुट करें तो, और वी सी की जगह वी नॉट इस इक्वेशन में पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा वी नॉट ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 ओवर सी, 1 ओवर सी, और आई सी की जगह लिख सकते हैं वी एन ओवर आर इन। डेल्टा वी नॉट ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 ओवर सी वी एन ओवर आर इन आ गया। अब देखने की बात यह है कि ये है हमारे पास कैपेसिटर यानी कि इंटीग्रेटर, यानी कि ये सर्किट, इसमें हमने इनपुट दिया, इस तरह का स्टेप दिया, शार्प स्टेप, जीरो से ये पॉजिटिव वी एन की तरफ ये इंक्रीज हुआ, यहाँ पे दिया। अब ये इस स्टेप की वजह से क्या हुआ, ये कैपेसिटर में करंट जो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और इसका ये टर्मिनल तो जीरो पोटेंशियल पे रहेगा, तो ये जो टर्मिनल है ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये इसके, क्योंकि इसमें करंट जो है वो कांस्टेंट फ्लो होगा, जब इसमें से करंट कांस्टेंट फ्लो होगा तो डेफिनेटली ये टर्मिनल जो है ग्रेजुअली लोअर पोटेंशियल पे चलता जाएगा। तो इनिशियली यहाँ पे पोटेंशियल था जीरो के बराबर, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका जो ये आउटपुट है वो डिक्रीज होती जाएगी, ऐसे कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि यहाँ करंट जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि ये IC की वैल्यू इसमें से जो फ्लो हो रही है वो कांस्टेंट है। और डेफिनेटली एक और बात भी कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VC के बराबर होगी। तो वही VC जो है एक्चुअली जिस तरह हमने पहले लिखा है, VC जो है वो V आउट के बराबर होगी, जो इसके अक्रॉस
पोटेंशियल का डिफरेंस होगा वही आउटपुट आपके पास होगी, क्योंकि ये टर्म तो 0 के बराबर है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस भी आउट के बराबर होगा जिसके क्रॉस, और ये लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है, 0 से डिक्रीज हो रहा है और कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसमें करंट जो है उसकी वैल्यू जो है वो कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका जो चेंज आ रही है वो नेगेटिव आ रही है, यानी कि 0 से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो चेंज जो है वो नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब डेल्टा वी जो है वो नेगेटिव है, यानी कि फाइनल जो रीडिंग है वो नेगेटिव है, इनिशियल रीडिंग जो है 0 है, तो ये डेल्टा वी जो है वो नेगेटिव होगा। इसलिए हम लिखते हैं कि टाइम के रिस्पेक्ट ये डेल्टा वी नॉट जो है, डेल्टा वी नॉट टाइम के रिस्पेक्ट इसकी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जा रही है, इसलिए इसका जो रेट ऑफ चेंज होगा आउटपुट का वो नेगेटिव होगा। इसलिए ये देखिए माइनस डेल्टा वी नो नॉट ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 ओवर सी वी इन ओवर आर एन, यही इक्वेशन है ये वाली, लेकिन इसका साइन जो है यहाँ पे ये आउटपुट जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज हो रही है, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है, इसलिए यहाँ हमने नेगेटिव लिख दिया। तो डेल्टा वी आउट ओवर डेल्टा टी आपके पास आ जाएगा -1 ओवर सी इंटू आर एन इंटू वी एन। और अगर हम इसको मैथमेटिक्स की ज़बान में लिखें तो ये जब डेल्टा वी ओवर डेल्टा एन जो है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं डी वी आउट ओवर डी टी इज इक्वल टू, बल्कि शायद ये यहाँ ना आ सके, मैं इसको यहाँ से अरेज करता हूँ क्योंकि हमारी वीडियो की जो लिमिट है वो यहाँ तक नहीं है। यहाँ लिखते हैं हम इसको, तो ये इस वक्त तरह भी लिखा जा सकता है डी वी नॉट ओवर डी टी। आपको पता ही है कि जब डेल्टा वी नॉट जो है अप्रोचेस टू ज़ीरो यानी कि बहुत छोटा हमारा इसका चेंज आती है, तो उसको डेल्टा वी को डी वी बाई डी टी से शो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिमिट लगाते हैं कि डेल्टा टी जो है अप्रोचेस टू ज़ीरो, तो इसको फिर कन्वर्ट किया जा सकता है इसमें। तो ये आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू -1 ओवर आर सी आर इन वी एन, या हम लिख सकते हैं डी वी आउट इज इक्वल टू -1 ओवर सी आर इन वी इन डी टी, या हम लिख सकते हैं वी आउट इज इक्वल टू -1 ओवर सी आर इन इंटीग्रल वी इन डी टी। इसका क्या मतलब हुआ कि ये देखिए इनपुट का जो इंटीग्रेशन है वो एक्चुअली आउटपुट के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट की जो आउटपुट वैल्यू है वो इनपुट के इंटीग्रेशन के बराबर होगी, इसलिए इसको हम इंटीग्रेटर कहते हैं, यानी कि आउटपुट जो है वी आउट जो है इनपुट की इंटीग्रेशन के बराबर है। वी आउट इज इक्वल टू -1 ओवर सी आर इन इंटू वी इन डी टी।